स्टूडेंट, दिस इज शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटोर, और आज हम बात करने वाले हैं आपके बायो के सारे CBQs के बारे में, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपके CBSE ने ही PDF रिलीज की थी, वही PDF आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होने वाले हैं मेरे साइड से आप लोगों के लिए, जो मेक श्योर करेंगे कि आपके सारे केस बेस्ड, सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, एंड पेपर बहुत पास है, कल परसों में ही है, राइट। सो इसीलिए फटाफट से इसको हम सॉल्व करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि इसमें हमारा डर खत्म हो जाए। सो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, राइट, तो हम रीड कर लेते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेटेड फॉर मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी पार्ट्स। द रीजन इज बिकॉज वार्म ब्लडेड एनिमल्स नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एग्जैक्टली, हमारे हार्ट में राइट एंड लेफ्ट साइड होती है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, सो दैट कि हम जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमें हमारे ब्लड को रेगुलेट करके रखना पड़ता है, हर मौसम में कोशिश करते हैं कि भाई हमारा ब्लड का, हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो, राइट, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसीलिए हम ये करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है और एक्सप्लेन भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। A molecule of hemoglobin is composed of the atoms of 4 elements: carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, and all 4 organized around the iron. In case of chlorophyll, it is composed of same elements which are organized around magnesium. Now the question is, considering the above information, which element of hemoglobin is most likely responsible for the red color of the blood? And ये तो आप बहुत छोटे से जानते हो कि हमारे ब्लड का जो रेड कलर है, इट्स बिकॉज ऑफ आयरन। तो काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, इतना बड़ा पैराग्राफ देके क्वेश्चन सिंपल ही पूछा जा रहा है। अगेन फिर से वही चीजें आ गई हैं, फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। Many processes happen in the bodies of living organisms. Those processes which involve the building up of the complex molecules from simpler one are called anabolism. Those which involve the breakdown of complex molecules into the simpler ones are called catabolism. मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐड होके कुछ नया बना रहा है, A + B = C, यानी 2 मॉलिक्यूल्स बनकर कंबाइन होके कुछ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, ओके। और इसका जस्ट अपोजिट कि जब कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर सिंपलर पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ये आपको पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन क्या है, Which of the following life processes can be considered as an example of anabolism? यानी आपको ये वाला चीज बताना है, इसमें से कहाँ होता है। तो अगर मैं बात करूँ डाइजेशन की, तो यहाँ पे तो खाने के साथ तोड़फोड़ हो रही है, यानी यहाँ पे ब्रेकडाउन चल रहा है, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म चल रहा है, ना कि एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का टूटना, अगेन इट्स एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म, नॉट एनाबॉलिज्म। ट्रांसपिरेशन समथिंग एल्स, जहाँ पे आपका पानी वैपरेट करता है प्लांट्स के सरफेस से फॉर कूलिंग एंड फ्रॉम फॉर द ट्रांसपिरेशन पुल पर्पस, वो अलग चीज हो गई, डिफरेंट हो गया। यहाँ से बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पर यू नो वेरी वेल कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, यानी A + B = C। CO2 वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, इसीलिए ये एग्जांपल है किसका, एनाबॉलिज्म का, दैट्स इट, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज ओके। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो लेबल्ड पार्ट्स हैं उनमें से कहाँ पे फिल्ट्रेशन और कहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वी कैन सी कि जो P है, इट इज मार्किंग द एट्रियोल, जो ब्लड लेकर आ रही है, ओके। देन द Q पार्ट जो ग्लोमेरुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, हमारा Q वाले पार्ट में हो रहा है। तो पहला हमारा Q होना चाहिए, ठीक है। और पूछा गया है फिर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, तो रीएब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे होगा, R में, क्योंकि ये आपके टिब्यूल पार्ट को मार्क कर रहा है, जहाँ पे आपका रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन सब होता है, ठीक है। तो QR हमको मिल चुका है, और QR कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर C, दैट इज 3 ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच रो इन द टेबल बिलो शोज द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड इन ईस्ट। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही समझना है, देखना है इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड ईस्ट। तो हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो रिजल्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP, राइट। तो ये ह्यूमंस का होता है। और अगर मैं बात करूं ईस्ट के बारे में, तो इन केस ऑफ ईस्ट इथेनॉल बनता है प्लस CO2 प्लस कुछ
अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 2 ATP। तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि टेबल में क्या मैच कर रहा है। तो क्या ह्यूमंस के केस में लैक्टिक एसिड बनता है? यस। तो यहीं पे यस और यहाँ पे यस लिखा हुआ है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? नो। यहाँ नो लिखा है, यहाँ पे यस लिखा है, यानी हमें अपना आंसर मिल चुका है। कंटिन्यू कर लेते हैं आगे भी। ये रहा, कंटिन्यू करते हैं आगे भी। ईस्ट में क्या लैक्टिक एसिड बनता है? नो। क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रीड द फॉलोइंग। सो अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज एक्स अमाउंट। एक्स का मतलब क्या है? वो CO2 जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे बन रही है, और वाई का मतलब क्या है? द CO2 जो तब रिलीज हो रही है जब ग्लूकोज एनारोबिकली ईस्ट में टूटता है, यानी कि इथेनॉल बनता है आपका फर्मेंटेशन जब होता है। तो ये आपके एनारोबिक को मार्क कर रहा है। अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्स एंड वाई। तो मैं आपको बता दूं कि जो CO2 आपके एरोबिक के टाइम पे रिलीज होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ CO2 जो एनारोबिक में रिलीज होती है। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होती है एरोबिक में और कितनी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस केस ऑफ इथेनॉलिक फर्मेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक इमेज दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये एक ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन है। यू हैव टू टेल विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज शोन। कौन सी ब्लड वेसल है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको। दिस, ये क्या है? वॉल्स हैं। और यू नो कि जो वॉल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके वेन में। तो यहाँ पे बात हो रही है वेन्स की, क्योंकि प्रेशर कम होता है, उस प्रेशर को कम है तो ब्लड वापस भाग सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स आर देयर। ओके, सेकेंड है कि किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा इन सच ब्लड वेसल। तो यू कैन सी कि अगर वॉल्स का डायरेक्शन ये है तो ब्लड ऐसे जाएगा P to Q और वापस आने से वॉल्स उसको रोकेंगी। ठीक है, next question. When some particles like sand or dust fall into your eyes, our eyes starts to water on their own. We blink to get that particle out of our eyes. This is because of the reaction of a stimulus that body shows. Okay, is the above mentioned reaction involuntary or voluntary? तो आपने देखा होगा कुछ अगर धूल कंकड़ हमारे आंखों में जाता है तो अचानक से बिल्कुल ऐसे होने लग जाता है ना, और पानी आने लग जाता है। ये आपका एक इनवॉलंटरी एक्शन है। आपने डिसाइड नहीं किया कि पत्थर जाए, मतलब कुछ कंकड़ जाएगा, फिर आपकी आंखें ऐसे होंगी, पानी निकलेगा, नहीं, इट्स अ इनवॉलंटरी एक्शन फॉर श्योर। ओके, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू दिस पाथवे जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स आया है, ये एक्शन हुआ है? तो दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि एकदम से कुछ गया और आपने अपने आप को बचाने के लिए फटाफट से ब्लिंकिंग स्टार्ट करी ताकि वो जल्दी से जो भी है वो बाहर निकले, हमें हार्म ना करे। तो दिस इज आर रिफ्लेक्स आर्क, दिस इज आर रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल। ओके, नाउ व्हाट आर द नेम्स गिवन टू द ऑर्गन दैट रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने वाला कौन? इफेक्टर, राइट, एंड द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव्स द सेंसरी इंपल्सेस। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है जो मुझे आप बताने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुझे बता के फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन ड्यू टू विच द एवरेज ब्लड शुगर लेवल इज 174. द एवरेज ब्लड शुगर इन अ ह्यूमन बीइंग, इन अ ह्यूमन हेल्दी अडल्ट इज लेस देन 140. क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन मैंने काफी बार कराया है, बच्चे गलत कर देते हैं। एक बात समझना, बहुत सिंपल सी चीज पूछी है कि सपना का जो ब्लड शुगर लेवल है वो 174 है। नॉर्मली कितना होना चाहिए? 140 से कम। इसका मतलब उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और ब्लड शुगर कब बढ़ता है? जब इंसुलिन बॉडी में कम हो जाता है। दैट्स व्हाई ब्लड शुगर बढ़ रहा है, रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, ये कंडीशन देखने को सपना में मिल रही है। अगेन अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आप देख सकते हैं XYZ को लेबल किया गया है। तो शोन इन द फिगर बिलो इज अ प्लांट इन विच ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट पार्ट X of the plant. Geeta took the potted plant and cut off the part X. She then took the plant and kept it near the window with sunlight and observed after the 7 days. ठीक है, तो 7 दिन बाद उसने ऑब्जर्वेशन की और बताया, क्या बताया? तो which of the following is she likely to have observed? That is part Y grew and bent toward the window. तो X को तो हमने कट करके हटा दिया, तो Y ग्रो करेगा और बेंड करेगा टूवर्ड्स द विंडो। या जो Z पार्ट है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड एंड आउट ऑफ द सॉइल. पार्ट Y डिड नॉट ग्रो एट ऑल, पार्ट Y ग्रू अपवर्ड्स. तो एक सिंपल सी चीज है, अगर हमने X को कट कर दिया है और हमने इस प्लांट को विंडो की तरफ रखा है जहां से लाइट आ रही है एक डायरेक्शन से, तो बेंडिंग स्टार्ट होगी क्योंकि ऑक्सिन पहले X पे बन रहा था,
एक्स को कट कर दोगे तो वाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो नाउ वाई इज द न्यू टिप, और वहां ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? फोटो सेंसिटिव है, जिस तरफ से लाइट पड़ती है उसके अपोजिट साइड में भाग जाता है और उस वाली साइड की ग्रोथ करवाता है, यानी बेंडिंग हो जाती है। तो दिस वाई विल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड एंड बेंडिंग विल स्टार्ट टूवर्ड्स द लाइट। तो आप ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्लांट इंश्योर्स दैट द pollen grain from a species germinates on the stigma of the same species. Which of the following ensures this? Hydrotropism, chemotropism, phototropism and geotropism. तो जब आपको ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि एक ऐसा भी मूवमेंट होता है जो केमिकल ड्राइव्ड होता है, यानी एज अ स्टिमुलस केमिकल वर्क करता है और उसकी तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। यही होता है आपका ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब कोई पॉलन स्टिग्मा में आके लैंड करता है तो उसके बाद उससे एक पॉलन ट्यूब निकलती है। अब उस पॉलन ट्यूब को नहीं पता कहाँ जाना है, राइट, बट स्टिल वो ओव्यूल की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ केमिकल्स आपके ओव्यूल सिक्रीट कर रहा है टू अट्रैक्ट दैट पॉलन ट्यूब ग्रोथ, एंड दैट इज वाई इसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, केमिकली ड्राइव्ड मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, Hema brought some unripe tomatoes and left half of them in a brown paper bag and the other half in an open tray. After 2 days, she noticed that the tomatoes in the paper bag had ripened, but the ones in the open tray had not. What hormone facilitates the ripening of tomatoes? मतलब इतना कॉम्प्लेक्स करने का क्वेश्चन क्या पूछा कि राइपनिंग में किसका रोल होता है? तो राइपनिंग में रोल होता है इथाइलिन का, जो कि आपका एक गैसियस हार्मोन है। नाउ द क्वेश्चन इज, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डू नॉट ऑलवेज प्रमोट ग्रोथ। साइड वन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। वी नो कि हमारे प्लांट के पास टोटल कितने हार्मोन्स होते हैं? ऑक्सिन, गिबरालिन, ओके, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये मेन 5 हार्मोन्स हैं। इनमें से सिर्फ एक एब्सिसिक एसिड ऐसा है जिसको हम इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं, जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसके फंक्शंस ही कुछ ऐसे हैं, जैसे कि विल्टिंग ऑफ लीव्स कॉज करना, पत्तियों का गिरना, फ्रूट्स, मैच्योर फ्रूट्स का गिरना, राइट, एंड सीड डोरमेंसी को प्रमोट करना, यानी अगर कोई सीड है उसको वो जर्मिनेट होने से रोकेगा कि जर्मिनेट हो ही ना, डोरमेंट स्टेज में रहे। तो इन सारे फंक्शंस के चलते हम दिस हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड को इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे आप ABA के बारे में मेंशन कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, तो अगेन अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आइडेंटिफाई द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना के क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? टेस्टीज, ऑफ कोर्स, राइट। और टेस्टीज यहाँ पे कौन मार्क कर रहा है? पॉइंट S। तो ये रहा आपका 4th ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, अगला क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ओनली डिपेंड्स ऑन द स्पर्म सेल। The biological sex of an individual only depends on the sperm cell. Is the above statement true or false? Of course, क्योंकि जो आपका स्पर्म है वो 2 तरह के गैमीट्स को कैरी कर रहा है, one with X and one with Y। इसीलिए वो डिसाइड करने वाला है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, द बेबी विल बी अ बॉय और अ गर्ल। इसीलिए स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे आप जस्टिफाई कर देंगे कि जो फादर होते हैं वो हेट्रोगेमीट्स बनाते हैं। ओके, now a farmer brought some strawberries and liked the taste. He decided to grow his own strawberries that should have the same taste. इतने अच्छे लगे स्ट्रॉबेरी कि उनको ऐसे ही स्ट्रॉबेरीज बहुत सारी चाहिए, है ना, चेंज नहीं करना टेस्ट को। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? विच मेथड शुड ही यूज फॉर कल्टिवेशन दैट ही कैन अडॉप्ट फॉर दिस थिंग? दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वो आपका एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग आएंगे नई वाली, वो जेनेटिकली सेम होंगी, टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द राइट आंसर। वाई वुड द फार्मर चूज दिस मैथड? फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पैरेंट है, उसी का पार्ट यूज कर रहे हैं, स्टेम, लीफ, वही यूज करके नया प्लांट बना रहे हैं। तो कोई वेरिएशन ही नहीं आया तो टेस्ट क्यों ही चेंज होगा, राइट? ओके, अटैच्ड ईयर लोब्स इन ह्यूमंस इज एन इनहेरिटेड कंडीशन। द एलील फॉर द अटैच्ड ईयर लोब इज रिसेसिव। ये आपका एक एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार पूछा भी जा रहा है, सीबीएसई इसको बहुत पूछ रहा है। तो यू नो दैट कि कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे जो ईयर लोब्स होते हैं वो हमारी स्किन से अटैच्ड होते हैं। ये एक रिसेसिव ट्रेट है एंड इट्स अ इनहेरिटेड ट्रेट जो पेरेंट्स से बच्चे के पास जा सकता है, ठीक है।
What are the chance of parents both having attached earlobes to have a child with attached earlobe? साफ कह रहे हैं कि अगर दोनों ही पेरेंट में earlobes attached हैं तो बच्चे में उस ट्रेट के आने के कितने चांसेस होंगे? फॉर श्योर इट विल बी 100%, क्योंकि ये एक रिसेसिव ट्रेट है। तो अगर दोनों ही पेरेंट्स में है, यानी दोनों पेरेंट्स के पास उस चीज के जीन्स थे और बच्चे में भी सेम चीज आ जाएगी, तो कुछ चांस है ही नहीं कि कुछ और बन जाए। ये एक रिसेसिव ट्रेट है, दोनों के दोनों जीन्स आ गए, मिल गए और ये ट्रेट शो हो जाएगा। ओके, तो 100%। नाउ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन वन वैरायटी ऑफ पी प्लांट्स हैविंग पॉड्स दैट आर फुल and another having pods that are constricted. Okay, what is the percentage of heterozygous offspring in the F1 generation? Oh sorry, तो बेसिकली यार एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ आपके एग्जाम में आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या पूछ लिया, तो एग्जाम में था नहीं, तो बुक में था नहीं, सॉरी बुक में नहीं था। तो आपको बता दूं कि अगर एग्जाम्पल में, अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरह का ट्रेट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, एक सिंगल ट्रेट, इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट सेम होता है, चाहे जो मर्जी ट्रेट ले लो, चाहे कलर लो, चाहे शेप ले लो, चाहे पॉड शेप ले लो, एनीथिंग, रिजल्ट विल बी सेम, रेशियो विल बी सेम, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे हमें लिखा भी है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो हमने करवाया है कैपिटल एफ और स्मॉल एफ और स्मॉल एफ के बीच में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो अब बेटा इसका हम अगर गैमीट्स बनाते हैं, अगर हम इसके गैमीट्स बनाते हैं, तो यू नो कि इन केस ऑफ F1 जनरेशन सबके सब कैसे आएंगे? सबके सब आपके हाँ जी इन्फ्लेटेड आएंगे, हैविंग पॉड्स दैट आर फुल वाले आएंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो हमें क्या मिलने वाला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस? तो F1 में सारे ही हेट्रोजाइगस आए थे, F1 में सारे ही हेट्रोजाइगस आए थे, तो आंसर विल बी व्हाट? दैट इज 100%। 100% सबके सब हेट्रोजाइगस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजाइगस? दैट इज जिनके एलील्स अलग अलग हो, एक कैपिटल एफ है, एक स्मॉल एफ है, एक कैपिटल एफ है, एक स्मॉल एफ है, इसी को बोलते हैं हेट्रोजाइगस, और इसीलिए आंसर जो हो जाएगा इट विल बी 100। ओके, सबके सब कैसे आएंगे? हेट्रोजाइगस। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, which of the following describes the flow of energy and nutrients respectively through the ecosystem? आपसे यहाँ पे बेटा दो चीजें पूछी गई हैं, दैट इज एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसा रहता है इकोसिस्टम में। तो आपको पता है कि जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, फॉलोइंग द लॉ ऑफ, सॉरी कौन सा लॉ फॉलो करता है? 10% लॉ फॉलो करता है, राइट। बट अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स के फ्लो के बारे में, तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं बल्कि साइक्लिक रहता है। वाई साइक्लिक? क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजर्स भी इन्वॉल्व हैं, हर ट्रॉफिक लेवल के साथ वो इन्वॉल्व होते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो उनके बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके उनको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना और इन्वायरमेंट में रिलीज करना, ताकि वो वापस से फ्री हो जाएं फिर से कन्वर्ट होने के लिए इनटू दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है वो साइक्लिक है और जो एनर्जी का है वो यूनिडायरेक्शनल। आपको इन दोनों को ही ध्यान से टिक करना है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो कुछ और भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं क्या है। राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन अ फास्ट बॉल सडनली केम टुवर्ड्स हिम एंड हिट हिज फेस। ही क्विकली मूव असाइड टू अवॉइड गेटिंग हर्ट। एक सिंपल सी बात है, एक फुटबॉल, एक बॉल जोर से आई, आपके चेहरे की तरफ आई, आप एकदम से हट गए या कुछ तो ऐसे हाथ लगा लिया, एनीथिंग जो आपने बिल्कुल तुरंत किया है, इनवॉलंटरी एक्शन है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपके रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है हमें बचाने के लिए, कुछ सडन डैमेज, कुछ सडन हार्मफुल थिंग से बचाने के लिए ये हमें करना पड़ता है, ठीक है। Now, a gardener notices that a plant in a dark room bent towards the small light entering through the window. Again, एक प्लांट है जो बेंड कर रहा है towards the light, वो लाइट जो एक ही तरफ से आ रही है। तो ये कौन सा एक्शन है? ये बेसिकली आपका फोटोट्रॉपिज्म है, जिसे कौन करता है? ऑक्सिन करता है। और कैसे हेल्प हो रही है, बेंडिंग में क्यों हो रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। लाइट की तरफ शूट बेंड क्यों कर रही है? द रीजन इज कि जिस तरफ से लाइट आती है उस तरफ के जो ऑक्सिन मॉलिक्यूल हैं
वो ट्रिगर हो जाते हैं और अपोजिट साइड में भाग जाते हैं, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव हैं, वो डरते हैं धूप से, उनको नहीं पसंद है धूप, और जिस तरफ वो भागते हैं वहां के सेल्स को इलोंगेट करते हैं, यानी इस वाले साइड को वो ज्यादा ग्रो करवा देंगे, जिसकी वजह से बेंडिंग देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ बायो लैब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द बडिंग इन ईस्ट अंडर द माइक्रोस्कोप. Small bud-like projections are visible on the parent cell. Is budding in yeast sexual or asexual mode of reproduction? For sure, it's a asexual mode of reproduction. What happens to the birds after they grow fully? They will detach if it's a hydra. If it's not hydra, it's yeast. तो वो chain like format में attach रहेंगे. Eventually अगर वो अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो further एक नई chain बनाना start कर देंगे by the process called budding. Mention one advantage. Identical offspring बनने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा, फास्टर रिप्रोडक्शन है, फास्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, ये दोनों आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ इन अ हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार अ डॉक्टर एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू अ ग्रुप ऑफ यंग एडल्ट्स. What are the two common types of contraception? You can mention about barrier method, you can mention about oral contraceptive. Okay, how do condoms help to prevent sexually transmitted infection? मैं आपको बता दूं, जितने भी contraceptive method होते हैं उनमें से सिर्फ एक इकलौता यही है जो STD यानी कि sexually transmitted diseases से बचाता है, barrier method. Example, condom. तो बेसिकली इट इज क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लूइड्स. तो मेल और फीमेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए एक तरह से कुछ भी उनकी बॉडी में एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है ना, तो कोई बीमारी भी एक्सचेंज नहीं होगी, है ना. व्हाई इज फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर कोई कपल, कोई फैमिली रेडी नहीं है और बच्चों के लिए या बच्चे करने के लिए, तो प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं, दे आर मे बी नॉट रेडी फाइनेंशियली और बाय हेल्थ वाइज, तो इट डिपेंड्स कि भाई किस कंडीशन की वजह से वो ये चीज़ को कर रहे हैं, तो इसीलिए वो फैमिली प्लानिंग जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर प्लानिंग देयर फैमिली, फॉर प्लानिंग फाइनेंशियली, राइट. तो जिस तरह से भी उनको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से भी वो अपनी सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, वो हेल्प करने वाला है कॉन्ट्रासेप्शन उस चीज में, राइट. Okay, now Mendel performed an experiment crossing a tall pea plant with a dwarf pea plant. The F1 generation had all the tall tea plants, tea बोल रही हूँ, pea plants, while the F2 generation had a mix of tall and dwarf plants. तो यहाँ पे बेसिकली आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F1 and F2 जनरेशन दोनों ही डिस्कस हुआ है. What is the ratio of tall and dwarf plant in F2? 3:1. तो मोनो हाइब्रिड का पूछेंगे तो 3:1, डाई हाइब्रिड का पूछेंगे तो 9:3:1. इसको याद रखना है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स विद दिस एग्जांपल. तो डोमिनेंस का मतलब वो है कि ऐसा ट्रेट जो अपने आप को होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस कर पा रहा है. अगर दोनों एलील सेम है तब भी वो खुद की चला रहा है, अलग अलग है तब भी खुद की चला पा रहा है, यानी वो एक डोमिनेंट एलील है, वो एक डोमिनेंट ट्रेट का एलील है, राइट. What type of cross is represented in this experiment? Monohybrid cross, of course, right? Okay. A student notices that a Mimosa pudica plant closes its leaves when touched. Does this involve nervous system? Why? क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, दे डोंट हैव ब्रेन, दे डोंट हैव पेन रिसेप्टर्स, वहाँ पे सिर्फ हार्मोन्स एंड मूवमेंट वर्क करता है, राइट. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम वाटर एंड आयरन एक्सचेंज जो लीफ है वो अपनी टर्जिडिटी लूज कर रही है, वो विल्ट हो रही है, मतलब मुरझा रही है, फोल्ड हो रही है. तो यहाँ पे किसी नर्वस सिस्टम का रोल नहीं है, बल्कि यहाँ पे आयंस एंड वाटर का एक्सचेंज का रोल है, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज नास्टिक मूवमेंट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट इन द प्लांट? बिकॉज यहाँ पे बेसिकली कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कि आपने टच किया, उसने अपनी लीव्स को फोल्ड कर लिया, ठीक है. In an experiment, a scientist removed the pituitary gland of a rat. The rat showed stunted growth and a lack of metabolic control. तो why did the removal of pituitary gland causes the effect? क्योंकि pituitary gland is a master gland, ग्रोथ हार्मोन बनाता है, अगर यही हटा दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी. हाउ इज हाइपोथैलेमस कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड? तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये भी बताता है कि क्या रिलीज करना है, तो ये मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है. विच हार्मोन डेफिशिएंसी? growth hormone deficiency. Okay, now we will do the last question of today's class, that will be a person accidentally consumes a food item laced with a poison. Soon their heartbeat slows and breathing becomes shallow. Which part of the brain is responsible for controlling heartbeat and breathing? Of course, these two are the involuntary actions. और हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट involuntary involved होता है?
मेड्यूला। तो मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्रोल, राइट। हाउ डज नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड टू अ सच सिचुएशन, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो फॉर श्योर ऐसी कंडीशन में जहां पे ये हुआ है, एक सेकेंड, ये मैं क्यों बताऊं, ये तो इतनी मल्टीपल टाइम पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जो सही आंसर देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में पिन कर दिया जाएगा और एक्नॉलेज भी किया जाएगा। व्हाई डज प्रोलॉन्ग डैमेज टू द मेड्यूला लीड टू डेथ? क्योंकि मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इनवॉलंटरी एक्शन। अगर मेड्यूला ही नहीं रहेगा तो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? इसीलिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो बेटा दिस वॉज ऑल। ये थे आपके सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपकी सीबीएसई ने जो दिए हैं वो भी थे, कुछ मैंने बनाए थे वो भी थे, राइट। तो आई होप कि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई होगी एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम के लिए। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है, बहुत क्वेश्चन किए हैं, अब जो बचता है दैट इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस, एक अच्छा कॉन्फिडेंस कि हाँ हमने पढ़ा है, हम बढ़िया करने वाले हैं, सब अच्छा होने वाला है। बाकी हम तुम्हारे साथ हैं, लाइव क्लासेस में आते रहो क्योंकि हर चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।